दोस्तों, इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली एक ऐसी चीज़ है जिस पर मानव सभ्यता पूरी तरीके से निर्भर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में स्विच ऑन करके लाइट, पंखे, एसी और फ्रिज जैसी इलेक्ट्रिक उपकरण चालू करना जितना आसान है, उतना ही इस बिजली को बनाना उतना ही कठिन है। अब वैसे तो बिजली बनाने के लिए दुनिया भर में थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, विंड, सोलर और बायोमास जैसे कई तरह के पावर प्लांट मौजूद हैं, मगर आज भी पूरे भारत की 75% बिजली सिर्फ कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट में ही बनते हैं। और आज की इस खास पेशकश में हम जानेंगे कि आखिर कोयले से बिजली कैसे बनती है और फिर उससे बड़ी बड़ी तारों के जरिए हमारे घर तक कैसे पहुंचा जाता है। लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, बिजली बनाने के लिए जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है कोयला। और भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के मुताबिक देश में 75% बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से ही होता है। इन पावर प्लांट्स के लिए एक बड़ी जगह की ज़रूरत होती है जहां पानी की आपूर्ति के लिए एक रिजर्वायर भी बनाया जाता है। इसके भारत में सबसे ज़्यादा पावर प्लांट नदी के किनारे ही बने हुए हैं। ये प्लांट्स आमतौर पर 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में फैले रहते हैं, जिनका आधे से ज़्यादा हिस्सा कोयले ही घेर लेते हैं। लेकिन इस कोयले को इतना ज़्यादा अहमियत क्यों दी जाती है, आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, 1000 मेगावाट का कोल प्लांट एक दिन में 9000 टन से भी ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल करता है। यानी कि अगर एक मालगाड़ी में 100 टन कोयले के 90 डब्बे हैं तो उस पूरी मालगाड़ी का इस्तेमाल एक ही दिन में हो जाएगा। यानी कि एक साल के लिए कोयले से भरी 365 ट्रेन की ज़रूरत होगी। वही बड़े पावर प्लांट के लिए इससे भी ज़्यादा कोयले की ज़रूरत पड़ती है। अब बिजली बनाने के लिए बॉयलर से लेकर टरबाइन और जनरेटर तक कई बड़े बड़े उपकरणों को चलाने की उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें चालू करने में ही कई घंटे लग जाते हैं। ऐसे में कोयले से चलने वाला पावर प्लांट 24 घंटे काम करता रहे तो ही सस्ते में बिजली बनती है। इसी वजह से प्लांट्स के बड़े हिस्से में सिर्फ कोयले का स्टोरेज बनाया जाता है ताकि कोयले में कभी कोयले की कमी ना आ सके। भारत में ज़्यादातर पावर प्लांट में करीब 1.5 मिलियन टन कोयला एक साथ स्टोर करके रखा जाता है, जो प्लांट्स कैपेसिटी के मुताबिक 40 से 60 दिनों तक की बिजली उत्पादन के लिए ज़रूरी होता है। अब इस कोयले को यहाँ वहाँ तो नहीं फेंका जाता, इसलिए इन्हें स्टोर करने के लिए कोल यार्ड बनाया जाता है। जब मालगाड़ियाँ पावर प्लांट्स के बेशकीमती खजाने को लेकर प्लांट में पहुँचती है तो एक एक करके सभी डब्बे को अलग किया जाता है और पानी के फव्वारों के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे कोयला थोड़ा गीला हो जाता है ताकि आगे डिब्बों को पलटने की बारी आए तो डस्ट ना उड़े। इसे प्री वेटिंग प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बता दें कि डस्ट ना उड़े इसलिए प्लांट में स्टोर हुए कोयले को रोजाना भिगोया जाता है। खैर, अब गीले कोयले वाले उन सभी डिब्बे को बारी बारी से एक निर्धारित जगह पर लाया जाता है, जहाँ एक मशीन उन्हें उठाकर पूरा ही पलट देती है। ऐसे उन डब्बों का सारा कोयला कोल यार्ड में नीचे लगातार घूम रहे कन्वेयर बेल्ट पर घूमता रहता है, जो इन्हें आगे ले जाकर स्टोरेज में पटक देता है। रेलगाड़ियों के डब्बों को खाली करने वाली इस मशीन को वैगन टिपलर के नाम से जाना जाता है। अब इस कोयले को फर्श से कन्वेयर बेल्ट से ज़रूरत के अनुसार बाउल मशीन में भेजा जाता है, जो इन छोटे मोटे पत्थरों के रूप में एक दूसरे चिपके कोयले को क्रश करके पाउडर का रूप दे देती है। जी हाँ, ये वही चारकोल पाउडर होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां साफ सूफ करके मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रूप में बेचती है। कोयले को पाउडर में बदलने से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, अशुद्धियाँ अलग हो जाती है और पाउडर फॉर्म में ये ज़्यादा अच्छे से चल पाता है। इस बाद इस ब्लैक पाउडर को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ही विशाल काय बॉयलर में भेजा जाता है, जहां ये कोयला तुरंत आग पकड़ लेता है और पूरी तरह चलने के बाद कोयले की जो भारी राख होती है वो नीचे जम जाती है, जिसे बॉटम एश के नाम से जाना जाता है, जिसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से ट्रांसपोर्ट करके किसी खाली जगह पर रखा जाता है ताकि बाद में इत्मीनान से इसका आराम से यूज़ किया जा सकता है। वही जो हल्की राख होती है जो ऊपर उड़ती है, इस राख को फ्लाई ऐश कहा जाता है और इसे चिमनी के जरिए फिल्टर करके इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। इस तरह पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाली कोयले का काम खत्म हो जाता है। लेकिन अब भी बिजली बनाने का
50% काम बाकी है। अब कोयला जलने की वजह से जो आग बनी थी वो बॉयलर से होते हुए उस सेक्शन में पहुंच जाती है जहां काफ़ी ज़्यादा वाटर ट्यूब्स होती है जिनमें पानी भरा रहता है। ये सभी ट्यूब्स हीट करके पानी को स्टीम यानी भाप में बदल देती है। जब ये स्टीम सुपर हीट हो जाती है तो पाइप का आगे वाला हिस्सा खोल दिया जाता है, जिससे स्टीम उन्हीं पाइप से ट्रेवल करते हुए आगे पहुंचती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह कि स्टीम और आग के साथ डील करने वाले इन पाइप के अंदर और बाहर दोनों तरफ इंसुलेशन क्लियर लेयर लगी रहती हैं ताकि भाप का तापमान ट्रेवल करते वक्त घट ना जाए। दोस्तों, अब हम भाप को लेकर पावर प्लांट को लेकर उस हिस्से में पहुंचे हैं जिसके बिना बिजली बनाना नामुमकिन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टरबाइन की, जो पाइप से निकले इस स्टीम यानी हाई प्रेशर वेपर की मार खाते हुए तेजी से घूमने लगती है। इस दौरान टरबाइन की प्लेट भाप की ऊष्मा और दबाव को अपने ऊपर ले लेती है, जिससे धीरे धीरे स्टीम ठंडी होने लगती है। इसी वजह से स्टीम के कांटेक्ट में आने वाले टरबाइन का पहला भाग हाई प्रेशर टरबाइन के नाम से जाना जाता है, और जो हिस्सा सबसे आखिरी में स्टीम के कांटेक्ट में आता है उसे लो प्रेशर टरबाइन कहा जाता है। अब टरबाइन के घूमने की वजह से हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जिसे तुरंत एक बड़े जनरेटर में भेजा जाता है, और इसी मैकेनिकल पावर की वजह से उस जनरेटर की मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है और उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। अब इस बिजली को स्टोर करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए इसे स्टेप अप ट्रांसफ़र की सहायता से आगे के सब स्टेशंस में भेजा जाता है। अब यहाँ साधारण ट्रांसफार्मर की जगह स्टेप अप ट्रांसफार्मर का स्टेप इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बिजली का वोल्टेज बढ़ा देता है ताकि ट्रेवल करने के दौरान ज़्यादा पावर लॉस ना हो। ये ट्रांसफार्मर बिजली के जरिए के हिसाब से 72 से लेकर 3,45,000 वोल्ट के एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के साथ सप्लाई कर सकते हैं। अब ये बिजली कुछ 100 से 1000 किलोमीटर लंबी तारों के होते हुए आपके इलाके में पहुंचते हैं, जहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इनके वोल्टेज कम करके आपके घर 220 या 230 वोल्ट के बीच में आपके घर भेजता है, और स्विच ऑन करते ही ये बिजली आपके घर लाइट, पंखे, फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी तक पहुंचती है, जिसकी मदद से वो आपको घर को चमकदार और हवादार बना देती है। अब आपके घर में तो बत्तियाँ जल गई, लेकिन हमें एक बार फिर से पावर प्लांट में चलना होगा क्योंकि वहाँ एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस बाकी है, और ये प्रोसेस है स्टीम को ठंडा करके फिर से पानी में बदलना है ताकि उसका फिर से इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए प्लांट की कैपेसिटी के मुताबिक 1 से लेकर 10 कूलिंग टावर हो सकते हैं। तो टरबाइन ने अपना पूरा काम करके स्टीम पाइप से ट्रेवल करके इन बड़े बड़े कूलिंग टावर में पहुंचती है, जहां यह स्टीम ठंडी हवा के कांटेक्ट में आती है, जो इसे ठंडा करके पानी में बदलती है और खुद इस हीट को लेकर टावर के ऊपरी हिस्से से वातावरण में मिल जाती है। बता दें कि कूलिंग टावर से निकल रही गर्म हवा में कोई केमिकल या अशुद्धियाँ नहीं होती। इस तरीके से कोयले से बनने वाली बिजली की प्रक्रिया खत्म होती है। हालांकि ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान है, असल में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बॉयलर में जलती हुई आग से लेकर सुपर हीट स्टीम को संभालना बहुत ही मुश्किल और चैलेंजेस है, और यहाँ एक छोटी सी गलती भी पूरे पावर प्लांट को तबाह कर सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।